हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा था मानव बस्ती। मानव बस्ती में आज का जो टॉपिक है वो है भारत में नगरीकरण, और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, मतलब कार्यात्मक जिसे हम कहते हैं। कार्यों के आधार पर नगरों का किस प्रकार से वर्गीकरण है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे भारत में नगरीकरण का तात्पर्य क्या होता है। देखिए नगरीकरण का तात्पर्य सीधा सा सिंपल सा है कि नगरों का विकास। करण शब्द लगा हुआ है, ये शब्द जो होता है नगर के आगे लगा है तो मतलब नगर का विकास है, इसे कहते हैं नगरीकरण। नगरीकरण का तात्पर्य है जैसे कि शहरों के अंदर हर चीज़ की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है उनको बढ़ावा देना, साफ वातावरण हो, पर्यावरण हो, जीवन स्तर ऊंचा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सड़कें हो, पानी की व्यवस्थाएं हो, सस्ती सुविधाएं हो, ऐसी प्रकार की व्यवस्था अगर कहीं पर होती है तो वो नगरीकरण कहलाता है। अब देखिए भारत में नगरीकरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो नगरीकरण के स्तर का मापन जो होता है वो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में देखा जाता है। मतलब ये कि नगरीकरण है क्या। नगरीकरण का मतलब ये, अगर आप चाहते हो कि भाई नगरीकरण का मापन कैसे किया जाए कि किसी क्षेत्र के अंदर नगर का विकास है कि नहीं है, तो उसका मापन हम कर सकते हैं कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कि भाई नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत ऊंचा है कि नीचा है। ठीक है, उस आधार पर हम देख सकते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए नगरों के अंदर जनसंख्या का प्रतिशत ऊंचा है तो मतलब कहीं ना कहीं वहां पर सुविधाएं हैं तो नगरीकरण कहलाएगा। सुविधाएं हैं तो व्यक्ति वहां पर रहेगा। तो अगर मान लीजिए सुविधाएं है ही नहीं तो व्यक्ति दूर से आकर वहां पर बसेगा क्यों। तो जैसे जैसे नगरों के अंदर जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता है तो समझ लीजिए कि वहां पर नगर का विकास है, क्योंकि विकास को देख के ही, नगरीकरण को देख के ही, नगर के विकास को देख के ही गांव के लोग नगरों में बसते हैं। तो मतलब अगर आपको नगरीकरण के स्तर का मापन करना है तो सीधी सी बात है, कुल जनसंख्या के अंदर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है, नीचा है कि ऊपर। अगर नीचे है तो समझ लीजिए नगर का विकास नहीं है। अगर नगर में जनसंख्या का प्रतिशत ऊंचा है तो समझ लीजिए उस नगर का विकास है, तो वो नगरीकरण की श्रेणी में आता है। तो आपको इसकी परिभाषा इस आधार पर लिखनी है, क्या? नगरीकरण का स्तर का मापन कुल जनसंख्या। ठीक है, नगरीकरण के स्तर का मापन। ठीक है, नगरीकरण के स्तर का मापन जो हमारी कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है, या हम कहें नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में, के प्रतिशत के रूप में मापते हैं या फिर देखते हैं। समझ में आ गई होगी आपको भाई। नगरीकरण के स्तर का अगर मापन करना है तो हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरों में निवास करता है। अगर आपकी जनसंख्या का प्रतिशत ऊंचा है तो समझ लीजिए नगर में विकास है, क्योंकि विकास को देखते ही लोग आते हैं। अगर नगर के अंदर जनसंख्या का प्रतिशत नीचा है तो समझ लीजिए उस नगर का विकास नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आपको, वर्ष 2011 की अगर मैं बात करूं तो 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर था 31.16%, जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, लिख देंगे वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में कम है। अब इसका मतलब यह है कि भाई इतना कम प्रतिशत है, मतलब भारत में नगरीकरण का जो स्तर है वो ऊंचा नहीं है, वो नीचा है। अगर यही प्रतिशत अगर ज़्यादा होता तो समझ लेना
कि वहाँ पर नगर का विकास है, लेकिन प्रतिशत कम है, और विकसित देशों को अमेरिका, इंग्लैंड, इनको देखते हुए बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की, ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। ध्यान रखना इस चीज को, के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नगरों के अंदर विकास नहीं हुआ है, अगर विकास नहीं होता हुआ है तभी तो 11 गुना बढ़ी है। देशों में नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो नगरीकरण में एक सार्थक भूमिका भी निभाती है, कि भाई देश के अंदर अगर नगर के अंदर जनसंख्या जा रही है तो समझ लेना कि जनसंख्या वृद्धि तो मतलब नगरीकरण के अंदर भी उनका एक अहम योगदान माना जाता है जनसंख्या का। इसको मेंशन कर देंगे, देश में नगरीय जनसंख्या वृद्धि नगरीकरण में एक सार्थक भूमिका निभाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं नगरीकरण का, कि नगरीकरण का एक छोटा सा उदाहरण एक स्मार्ट सिटी मिशन के आधार पर देता हूं मैं। स्मार्ट सिटी, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? ये एक नगरीकरण को प्रदर्शित करता है कि एक्चुअल नगरीकरण होता क्या है। नगरीकरण का मतलब होता है शहरों को बढ़ावा देने, या फिर हम कहें कि एक ऐसा नगर का विकास करना जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा नगर जहां आधारभूत सुविधाएं, ठीक है, पहली चीज अगर आप देखना चाहते हो कि भाई नगरीकरण है क्या, तो पहली चीज तो ये कि वहां पर आधारभूत सुविधाएं हो। साथ में नगरीकरण का तात्पर्य होता है साफ पर्यावरण से तात्पर्य है नगरीकरण। ये नहीं है कि नगर के अंदर विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है। ठीक है, नागरिक जो वहां रहते हैं, ठीक है, जो भी नागरिक रहते हैं, नागरिकों का जीवन जो है बेहतर हो। समझ में आई बात? मतलब ऐसा नहीं है कि नगर में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन वहां के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर बिल्कुल नीचे जा रहा है। ठीक है, या फिर हम कहें आपदाओं से बचाव। आप एक ऐसे नगर में रहते हो जहां पर किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आपका बचाव है, तो वो नगरीकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, कम संसाधनों का उपयोग, मतलब कम से कम संसाधनों का उपयोग, ये भी एक नगरीकरण की एक विशेषता है। इसके अलावा सस्ती से सस्ती सुविधाएं आपको वहां पर मिल जाए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, वो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हो, या फिर विकास युक्त योजनाएं जो है वहां पर लागू हो। ये सारी व्यवस्था अगर कहीं पर है तो वो नगरीकरण की श्रेणी में आता है। और ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये एक उदाहरण है नगरीकरण का। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? एक ऐसी सिटी बसाओ कि जहां पर शहरों को बढ़ावा देना और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, साफ पर्यावरण उपलब्ध कराना, नागरिकों को जीवन बेहतर देना, नागरिकों को जीवन अच्छा देना, ये उद्देश्य से ऐसी स्मार्ट सिटी मिशन लागू की जाती है, जो कि एक नगरीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। कोई भी प्राकृतिक आपदाएं हैं तो उससे बचाना, कम संसाधनों का उपयोग करना, सस्ती सुविधाएं देने और विकास युक्त योजनाओं को लागू करना एक स्मार्ट सिटी मिशन का एक योगदान हम कह सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन का एक उद्देश्य हम कह सकते हैं, और ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है एक नगरीकरण का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। यही आपका नगरीकरण है। भारत के नगरीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं नगरों को
जो आपकी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है वो तो ये है कि नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, लेकिन उसको थोड़ा सा बदल के आप टॉपिक में डाल लो कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण अर्थात कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। देखते हैं, देखिए टॉपिक डाल दिया है मैंने, टॉपिक है नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। कार्यात्मक का मतलब होता है कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। देखिए अगर कार्यों के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो नगरों को कुल मिला के 8-9 बिंदु आपके किताब में दिए हुए हैं, 8 बिंदु है। इन 8 बिंदुओं के अंदर किस प्रकार से 9 बिंदु दिए हुए हैं, 8-9 बिंदुओं के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण दिया गया है। सबसे पहला बिंदु आता है प्रशासन, शहर या नगर। प्रशासन का मतलब होता है जहां ऐसे नगर जहां पर उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय संबंधित कार्य होते हो, चाहे वो आपके पुलिस से संबंधित कार्य हो या शिक्षा से संबंधित कार्य हो, मतलब कुल मिला के आपके जो बड़े स्तर के जो प्रशासनिक संबंधित कार्य होते हैं वो कार्य जहां पर होते हैं वो प्रशासन नगर कहलाता है। लिख देंगे उच्च स्तर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में इन नगरों का विकास हुआ है। मतलब जहां पर प्रशासनिक संबंधित कार्य होते हैं और वहां पर उसके मुख्यालय मौजूद हो, ऑफिस उपस्थित हो। ठीक है, तो ऐसे नगर कौन कौन से हैं, देखिए ऐसे नगर आपको मिलेंगे। देखिए चंडीगढ़ में आपको ऐसे नगर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए सोचिए आप लोग, जैसे कि नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली एक प्रशासनिक मुख्यालय है। इसके अलावा आपका भोपाल है, गुवाहाटी है। समझ में आई बात, ये सारे के सारे प्रशासनिक संबंधित कार्य यहां पर होते हैं। इसके अलावा शिलोंग, इम्फाल है, शिलोंग इम्फाल है। ठीक है, यहां पर प्रशासनिक संबंधित मुख्यालय मौजूद है, इसलिए ये नगर प्रसिद्ध है प्रशासन के रूप में। इसके अलावा श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर। ठीक है, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर। ठीक है, तो ये नगर इसकी श्रेणी में आता है। ठीक है, दूसरा देखिए टॉपिक, दूसरा है आपका औद्योगिक नगर। अब नाम से पता चल रहा है जहां पर उद्योग संबंधित कार्य हो, औद्योगिक नगर। अब मैं इसकी परिभाषा बता दूं आपको, इसकी परिभाषा छोटी सी है, ऐसे नगर जहां पर औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग के रूप में वो नगर का विकास हो, या कहें कि ऐसे नगर जहां औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उनका विकास हो। ठीक है, लिखेंगे ऐसे नगर जिनका विकास औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में हुए। ठीक है, जैसे अब उद्योग के रूप में ऐसे विकसित नगर कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके मुंबई है, सेलम नाम सुना होगा, औद्योगिक क्षेत्र में प्रसिद्धि है। इसके अलावा आपका कोयम्बटूर है। ठीक है, और कौन कौन से याद कीजिए, जैसे कि मोदी नगर है, जमशेदपुर है। ठीक है, मोदी नगर है और जमशेदपुर है। ठीक है, और भी कई ऐसे नगर है, जैसे कि हुगली है, भिलाई है। ठीक है, हुगली है और भिलाई है। यहाँ पर औद्योगिक संबंधित कार्य होते हैं, इसलिए ये औद्योगिक नगर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परिवहन नगर की। अब देखिए ऐसे नगर जहाँ पर आयात और निर्यात संबंधित कार्य होते हो, मतलब परिवहन की दृष्टि से नगर बहुत ही प्रसिद्धि पाते हैं। ठीक है, लिखेंगे जहाँ पे बंदरगाह भी हो या आंतरिक परिवहन भी हो। ठीक है, लिखेंगे ये पत्न नगर भी है, मतलब बंदरगाह नगर भी है। यहां आयात निर्यात कार्य के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं। ठीक है, या कहें कि यहां आयात निर्यात का कार्य होता है। आगे बात समझ में। अब ऐसे नगर कौन कौन से हैं, देखिए मैं पहले आपको पत्न नगर बताता हूं, जैसे कि कांडला जो है
ये आपका पतनगर है, मतलब बंदरगाह मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कोची भी, ये भी आपके पतनगर के रूप में, मतलब बंदरगाह है। इसके अलावा कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड ये भी आपका पतनगर है, ठीक है। इसके अलावा विशाखापट्टनम ये भी आपका बंदरगाह, मतलब ये जो बिंदु है ये आपके पत्न, जिसे हम कहते हैं बंदरगाह नगर है, ठीक है, जहां पर बंदरगाह के द्वारा परिवहन का कार्य होता। अब देखिए आंतरिक की बात करते हैं, जैसे कि धूलिया, ये आपके आंतरिक परिवहन है, ठीक है। मुगल सराय ये भी आपके शहरों के बीच से गुजरते हुए परिवहन के रूप में ये शहर है, नगर है, वो प्रसिद्धि पाते हैं। इटारसी है, कटनी है, इटारसी और कटनी, ये चारों के चारों जो क्षेत्र है, नगर है, ये किस रूप में प्रसिद्धि पाए हैं? आंतरिक नगर या परिवहन के रूप में, ठीक है, आंतरिक परिवहन कह दीजिए, उसके रूप में ये नगर प्रसिद्धि पाते हैं, ठीक है। इस रूप में अब 3 बिंदु बताए मैंने, प्रशासन संबंधित कार्य हो रहे, औद्योगिक उपस्थित है इसलिए औद्योगिक नगर हो गए, परिवहन संबंधित प्रसिद्धि पाई है इसलिए परिवहन नगर हो गए, ठीक है। चौथा बिंदु डालेंगे अपन वाणिज्य नगर, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए चौथा बिंदु है वाणिज्य नगर, ऐसे नगर जो व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त लिए शहर और नगर हो सकते हैं, इनको वाणिज्य नगर का नाम दिया गया है, ठीक है। जहां पे व्यापार संबंधित कार्य होते हो लिखेंगे व्यापार व वाणिज्य संबंधित विशिष्टता प्राप्त नगरों को क्या कहेंगे? वाणिज्य नगर कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे नगर हैं जो वाणिज्य नगर के रूप में प्रसिद्धि पाए हुए हैं? जैसे कि कोलकाता, सहारनपुर और सतना, ठीक है। कोलकाता, सहारनपुर और सतना, ये सारे के सारे व्यापार और वाणिज्य के अंदर प्रसिद्धि पाए हुए हैं। इसके अलावा 5वां बिंदु डाल लीजिए खनन नगर। अब सीधी सी बात है, ऐसे नगर जो खनन के रूप में विकसित हुए, जैसे कि आपके खनिज समृद्ध क्षेत्र जिसे हम कहेंगे, जैसे कि रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अलंकेश्वर, सिंगरौली, ये सारे के सारे खनन नगर की श्रेणी में आता है, ठीक है। लिखेंगे ये नगर खनन क्षेत्रों के रूप में क्या हुए? विकसित, ठीक है। जैसे कि रानीगंज, झरिया, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन कौन सा क्षेत्र बताया मैंने? डिगबोई, अलंकेश्वर, डिगबोई, अलंकेश्वर, ठीक है। और एक और बताया मैंने आपको सिंगरौली, ठीक है। ये आपके वो क्षेत्र है जो कि खनन के रूप में विकसित हुए, ठीक है। चलिए 6वां पॉइंट डालेंगे गैरीसन नगर। गैरीसन नगर को हम छावनी नगर भी कहते हैं। छावनी का मतलब होता है जहां पर सैनिक जो व्यवस्था है, जहां पर नगरों का उदय है, गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे कि सैन्य छावनी है जहां पर हो, ठीक है। इन नगरों का विकास सैनिक छावनी के रूप में हुआ, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, अंबाला है, ठीक है, उधमपुर है, ये आपके कौन से क्षेत्र है? महू है, बबीबा है, ठीक है, महू, बबीना, ये क्षेत्र आपके किस में आते हैं? गैरीसन, मतलब सैनिकों की छावनियां यहां मौजूद है। 7वें नंबर पे आता है धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, मतलब ऐसे नगर जो धार्मिक और सांस्कृतिक के रूप में प्रसिद्धि पाए हुए हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी है, मथुरा है, ठीक है, अमृतसर, यह है कि नहीं है, जहां पे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति बहुत मजबूत है, ठीक है। पुरी नाम सुना होगा,
अजमेर नाम सुना होगा, इनका नाम जो है धार्मिक सांस्कृतिक के रूप में है, ठीक है। पुष्कर, तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, ठीक है। और कुरुक्षेत्र, ये भी धार्मिक सांस्कृतिक रूप में है। हरिद्वार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उज्जैन है, ठीक है, ये भी आपके धार्मिक सांस्कृतिक रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। लिख देंगे धार्मिक व सांस्कृतिक के रूप में विकसित हुए। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। वाणिज्य, खनन, गैरिसन और धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। आखिरी दो बिंदु है शैक्षणिक नगर और पर्यटन नगर। शैक्षणिक नगर जो शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए, और पर्यटन नगर जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुए, इसके बारे में बात कर लेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए शैक्षणिक नगर, कुछ नगर शैक्षणिक केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं, लिख देंगे कुछ नगर शैक्षणिक मतलब शिक्षा केंद्रों के रूप में क्या हुए हैं, विकसित हुए। अब पूछोगे ऐसे कौन कौन से नगर है जो शैक्षणिक रूप में प्रसिद्धि पाए हुए हैं, जैसे कि रुड़की, ठीक है, रुड़की, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको वाराणसी, अलीगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, समझ में आई बात। इसके अलावा पिलानी, इसके अलावा इलाहाबाद, ये सारे के सारे जो है शैक्षणिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। और आखिरी बिंदु आता अपना इस लेसन का टॉपिक भी आखिरी, पर्यटन नगर। लिख देंगे ये नगर पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित हुए। आगे बात समझ में। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि नैनीताल नाम सुना होगा, शिमला, कुल्लू, मनाली, समझ में आई बात। इसके अलावा आपके कौन कौन से और क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे कि आपके पंचमढ़ी है, जोधपुर, जैसलमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, ठीक है, पंचमढ़ी है, समझ में आई बात। इसके अलावा माउंट आबू है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है क्षेत्र आपके पर्यटन नगर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ में हमारा नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण कंप्लीट होता है। आज हमने नगरों को कार्यों के आधार पर देखा और भारत के अंदर नगरीकरण की स्थिति क्या है उसके बारे में हम चर्चा की। आज ये हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।